जय हिंद। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। माई सेल्फ शैलेंद्र त्रिपाठी बेहद आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए, जैसे आप जानते हैं CDS एग्ज़ाम के हम सेट सॉल्व कर रहे हैं डेली। एक सेट पहले भी डल चुका है, आज भी आएगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, मैंने लिखा है बोर्ड पे, CDS से रिलेटेड है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं, है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए बॉडी वेरीज स्लाइटली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द अर्थ फॉर टू रीज़न। फर्स्ट दिया है शेप ऑफ अर्थ, सेकंड हमसे पूछा है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है बॉडी पे, अगर हम एक अर्थ की बात कर रहे हैं, ठीक, अर्थ में एक जगह कोई खड़ा है तो वो हम प्लेस टू प्लेस अगर चेंज करते हैं अपनी पोजीशन, तो क्या फोर्स ऑफ ग्रेविटी पे कोई असर पड़ता है? पड़ता है। तो वो किस पे पड़ता है? अर्थ के शेप की वजह से पड़ता है, हाँ है। और एक अर्थ में और चीज़ होती है, क्या? रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक। तो हम ये अगर हम अर्थ बनाते हैं और अर्थ रोटेट कर रहा है, रिवॉल्यूशंस कर रहा है, तो ये आप याद रखिएगा कि हर प्लैनेट के शेप पे बहुत डिपेंड होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। प्लैनेट जितने छोटे होंगे उनका ग्रेविटेशनल फोर्स उतना कम होगा, ठीक। जितने बड़े होंगे ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज़्यादा होगा। किसके वजह से? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? ये था फॉर्मूला, कुछ याद होगा आपको, ठीक। यहाँ पे कांस्टेंट G आता था और ये था फोर्स। क्या देख रहे हैं? अगर ग्रेविटी फोर्स क्या है? मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर फोर्स ग्रेविटी के, ग्रेविटेशनल फोर्स के, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू प्लैनेट्स अगर बराबर है, डिपेंड कर रहा है, तो मास पे मतलब शेप पे डिपेंड करेगा। यस, करेगा। दूसरी चीज़ क्या है? और क्या प्लैनेट्स में होता है? प्लैनेट्स में रिवॉल्यूशंस होते हैं, ठीक, रोटेशन होते हैं। तो इसका मतलब रोटेशन पे भी डिपेंड करेगा। इसमें जो ऑप्शंस हैं, द रोटेशन ऑफ द अर्थ, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या है? रोटेशन ऑफ द अर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज फॉर ए गिवन मटेरियल एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन। कब? बोल रहा एक कंडक्टर है, ठीक, वो इंक्रीज हो रहा है किसी भी मटेरियल का कांस्टेंट टेम्परेचर पे। कब होगा? आपके स्क्रीन पे ऑप्शंस हैं। चलिए, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। ऑप्शंस क्या हैं आपके स्क्रीन पे हैं, बताइए जल्दी आंसर क्या है। सेकंड आंसर क्या होगा? तो देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, एक कंडक्टर हमने लिया, बोल रहा है इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर है कांस्टेंट, कब होगा ऐसा? पहला, इट लेंथ डिक्रीजेस एंड थिकनेस इंक्रीजेज। अगर हम इसकी लेंथ बढ़ा दें, ठीक, ये लेंथ, अगर हम इसकी लेंथ बढ़ा दें और थिकनेस भी बढ़ा दें, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर लेंथ बढ़ेगी, थिकनेस बढ़ेगी, तो एरिया बढ़ जाएगा, वॉल्यूम उसका बढ़ जाएगा, और उस टाइम टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होंगे, क्योंकि पार्टिकल दूर दूर भागेंगे, हीट की और ज़रूरत पड़ेगी। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दूसरा, सिर्फ लेंथ इंक्रीज़ हो, तब भी वही बात है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, एरिया इंक्रीज़ हो रहा है, ये भी नहीं होगा। तीसरा, थिकनेस, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या? इट लेंथ इंक्रीजेज, थिकनेस डिक्रीजेज। हाँ, अगर हम इसकी लेंथ बढ़ाते जाएं और थिकनेस कम कर दें, तो टेम्परेचर एक टाइम ऐसा आएगा कि कांस्टेंट हो जाएगा और रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगा। यस, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी L/A,
रेजिस्टेंस एरिया के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो जितनी थिकनेस, एरिया मीन्स जितनी थिकनेस कम होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, बढ़ेगा। कब, एक कांस्टेंट टेम्परेचर में। तो ये रेजिस्टिविटी वाला फॉर्मूला और रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला हमको बताता है कि रेजिस्टेंस एरिया के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट द शॉर्ट साइटेडनेस पर्सन। मायोपिया, ठीक, शॉर्ट साइटेडनेस पर्सन मीन्स मायोपिया, नियर साइटेड पर्सन मीन्स मायोपिया, इसी के नाम है। तो जिसको मायोपिया होता है इसका मतलब उसको पास का दिखाई, शॉर्ट, नियर मतलब पास का दिखाई दे रहा है, दूर का दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसको आप बताइए किस लेंस से करेक्ट किया जाए। तो वो लेंस है कॉनकेव लेंस। लेंस का नाम क्या है, कॉनकेव। तो थर्ड का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्या कह रहा है, विच वन ऑफ एमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस बाय साउंड वेव इन एयर। इनमें से कौन सा ऑप्शन साउंड प्रोड्यूस यानी साउंड वेव में प्रोड्यूस नहीं होता है एयर में। पहला पोलराइजेशन, दूसरा डिफ्रैक्शन, तीसरा रिफ्लेक्शन एंड चौथा रिफ्रैक्शन। अब देखिए साउंड वेव यानी साउंड चैप्टर की बात कर रहा है, ऑसिलेशन चैप्टर की। यहाँ तो क्लियर ही चीज़ बोली जा रही है कि नहीं, कि पोलराइजेशन में कोई साउंड वेव प्रोड्यूस होती है एयर में, नहीं। वहाँ तो लाइट पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड होती है, वहाँ पे तो साउंड का कोई इफेक्ट ही नहीं है। रिफ्रैक्शन तो साउंड वेव में भी होता है, ट्रांसवर्स वेव में, लॉन्गिट्यूडनल वेव में, है ना। डिफ्रैक्शन भी होता है उसमें, तभी तो उसमें इकोज और आपके रिवर्बरेशंस बनते हैं। तो रिफ्रैक्शन तो हो ही नहीं सकता, लेकिन हमने साउंड वेव में कभी पोलराइजेशन की बात नहीं की थी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, फोर्थ का ए ऑप्शन, पोलराइजेशन। क्या होगा बच्चा, आंसर होगा पोलराइजेशन, है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, देखिए इसको, बहुत ज़रूरी है आपके लिए सीडीएस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, लाइक करिए इस चैनल को, सब्सक्राइब करिए, और जितना ज़्यादा लोगों को आप दिखाएंगे आपकी प्रिपरेशन होगी सीडीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहतरीन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किलोवाट आवर किसकी यूनिट है। पहला ऑप्शन पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा ऑप्शन इलेक्ट्रिक पावर, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रिक एनर्जी और चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किलोवाट आवर अगर आप देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक, तो होता है पावर इनटू टाइम। इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम। पावर किस में होती है, किलोवाट, टाइम किस में होता है, आवर में। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट क्या है, किलोवाट आवर। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड, सी। तो फिफ्थ क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। याद करिए इलेक्ट्रिक पावर चैप्टर क्या था, वर्क अपॉन टाइम, वर्क जूल में, टाइम सेकेंड में, तो जूल पर सेकेंड पावर की यूनिट आई। एसआई, थोड़ा इसको स्टैंडर्ड यूनिट में हमने बनाया एसआई में। अगर हम सीजीएस बनाते तो किलोवाट पर आवर आता है, पर आवर। यहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात की, यानी वर्क एनर्जी के इक्वल है, तो P इज टू ई अपॉन टी, तो E इज टू क्या है, P इंटू टी। ये देखिए अब पता चला कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या है, किलोवाट आवर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन। इनमें से कौन सा ऑप्शन सॉफ्ट आयरन से नहीं बना है। तो देखिए चार ऑप्शन दिए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, कोर ऑफ ट्रांसफ़र, कोर ऑफ डायनेमो, मैग्नेट ऑफ लाउड स्पीकर। तो देखिए सॉफ्ट आयरन से कौन सी चीज़ नहीं बनी है, लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर का मैग्नेट कभी सॉफ्ट आयरन चीज़ से थोड़ी ना बन रहा है, क्योंकि लाउड स्पीकर में जो मैग्नेट होता है कहीं ना कहीं परमानेंट यूज़ होता है, और जो सॉफ्ट आयरन की चीज़ है वो टेम्परेरी मैग्नेट की तरह यूज़ होता है ना।
तो यहाँ स्पीकर में तो कोई चांस ही नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? मैग्नेट ऑफ लाउड स्पीकर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, मैग्नेट ऑफ लाउड स्पीकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ डिपेंड अपॉन, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यानी वर्क फंक्शन एच वी नॉट याद होगा आप लोग को, W इक्वल टू एच वी नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है ना। वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वर्क फंक्शन या नन ऑफ द एबव। अब इधर देखिए, आप वर्क देख रहे हैं, H इक्वल टू वी नॉट होता है और H इक्वल टू सी बाई लेमदा भी होता है। तो कहीं अगर लेमदा हम निकालते हैं, C अपॉन H आया और इस लेमदा को हम वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी पे रखते हैं, देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको ये मिल रहा है कि दोनों फ्रिक्वेंसी चाहे इन्वर्सली हो चाहे डायरेक्टली हो, है ना, जिस पे भी बात कर रहे हैं डिपेंड तो कर ही रहे हैं ना, चाहे इन्वर्सली हो या डायरेक्टली हो। तो वेवलेंथ किस पे ज़्यादा डिपेंड कर रही है? तो डिपेंड कर रही है हमारे वर्क फंक्शन पे। किस पे डिपेंड कर रही है? वर्क फंक्शन पे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 7 का सी, वर्क फंक्शन। चलिए अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे हैं। ठीक, आप पढ़िए, इनको याद रखिए कि ये हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, समय भी बचेगा और क्वेश्चन भी करेक्ट पता चलेंगे हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8th क्वेश्चन हमारा कह रहा है स्काई वेव आर रिफ्लेक्टेड बाय। ठीक, स्काई वेव आर रिफ्लेक्टेड बाय, वेव्स होती हैं स्काई में, ठीक, वो रिफ्लेक्ट होती हैं जिसके वजह से दिन होता है, उजाला होता है ना, रात होती है। तो बताइए कि किस स्फीयर में होता है, किस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में होता है? ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर एंड नन ऑफ दिस। इसकी एक ट्रिक है मेरी याद करने की, जो आपको बताता हूँ, मैंने ढूंढी है कि अगर हम अर्थ पे हैं यहाँ, हम अगर अर्थ से बाहर जा रहे हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में Z से A अल्फ़ाबेट, ऐसे याद रखिए, उल्टा चलिए अल्फ़ाबेट, ठीक, या फिर ऐसे याद रख लो डिक्रीजिंग में A to Z। तो जैसे से आप ऊपर पहुँच चलोगे, ठीक, या ऊपर से नीचे आते हो, अल्फ़ाबेट जो नीचे आता जाएगा वो सबसे नीचे है, जो सबसे ऊपर रहेगा स्फीयर में वो सबसे ऊपर है। तो I सबसे ऊपर आता है स्ट्रेटोस्फेयर में, नीचे S, मीजोस्फेयर में M और नीचे, I और ऊपर है। इसका मतलब वो स्काई वेव कहाँ पे होगी? आयनोस्फेयर पे होगी। कहाँ होगी? आयनोस्फेयर पे। तो सही आंसर क्या है हमारा? 8th का C, आयनोस्फेयर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9th, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डैश। क्या है ये? स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर है, दोनों हैं या दोनों नहीं है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? V इज इक्वल टू W, याद आया कुछ? W/Q। क्या है ये? लगता है हमको कि ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, बट इट्स अ कन्वेंशनल फिजिक्स सेज दैट डाइलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंट इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। क्या है बेटा? ये स्केलर क्वांटिटी है। तो ऑप्शन नंबर ए, स्केलर क्वांटिटी, इट्स करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है आज हमारा, क्या है देख लीजिए, बहुत इजी है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। हाउ मच वर्क कैन बी डन, कितना वर्क किया गया बाय 250 कैलोरी ऑफ हीट। हाउ मच वर्क इज डन बाय 250 कैलोरी ऑफ हीट। बताइए, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं, देखिए क्या होगा। करिए, सॉल्व करिए इसे सब लोग कॉपी में, और देखिए कौन सा ऑप्शन आपका आ रहा है। हाउ मच वर्क कैन बी डन। वर्क आपसे पूछा है, कैलोरीज ऑफ हीट दिया हुआ है 250, 42 जूल भी होता है, 40 ऑफ एनर्जी भी होती है,
ये याद रखिएगा, जब भी वर्क पूछा कैलोरी आपको दी होगी तो 4200 जूल ऑफ एनर्जी को मत भूलिएगा। उस 42 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका जो आंसर आएगा वो 1050 जूल आएगा। क्या आएगा? 1050 जूल। और ये ऑप्शन किस में मिल रहा है? ए ऑप्शन में। 42 ऑफ एनर्जी ऑफ जूल को मत भूलिएगा, ठीक, कैलोरी को, और उससे आप मल्टीप्लाई करिएगा, आपको ऑप्शंस मिल जाएगा। तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने आज डिस्कस किए, है ना। इनको पढ़िएगा, प्रीवियस लेक्चर को और देखिएगा इससे पहले, उसमें मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं। आने वाले और नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे क्वेश्चंस मैं लाऊंगा आपके लिए। इनको लाइक करिए बेटा, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी, एंड इसको अवेयर कराइए सारे बच्चों को जो नीडी हैं और फिज़िक्स में स्कोर बहुत अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं। माई सेल्फ शरण त्रिपाठी, टुडे साइन ऑफ। थैंक यू। जय हिंद।